नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। कोई ऐसा दिन नहीं है जब अखबारों में 10, 20, 25 साइबर ठगी की खबरें न आती हों। लोग तरह तरह से ठग रहे हैं। लोगों को डिजिटल अरेस्ट एक ऐसा शब्द है जिसके बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ये साफ किया था कि ऐसी कोई चीज़ हिंदुस्तानी कानून में नहीं है डिजिटल अरेस्ट जैसी। लेकिन लोगों का पता नहीं क्यों भरोसा नहीं बैठता और जालसाजों की बातों में लोगों का भरोसा ज़्यादा आ जाता है। तो डिजिटल अरेस्ट के नाम पे लोगों को 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 1 हफ्ता। मध्य प्रदेश की एक खबर आई थी कि एक किसी सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्स का एक कोई इंस्पेक्टर था, उसको 28 दिन डिजिटल अरेस्ट रखा गया। 28 दिन। और जाने कितना, आधा पौन करोड़, 1 करोड़ रुपया उसका ठगों ने ले लिया। मैं कई बार सोचता हूँ कि इतना पैसा आखिर जाता कहाँ होगा जो ठग लेते हैं लोगों से, कहाँ जाता होगा? क्योंकि बैंक में तो हम जाकर 2 लाख रुपया भी अगर कैश निकालने की कोशिश करें तो बैंक 4 तरह के सवाल करता है, 2 तरह के कागज मांगता है, और शायद किसी एक खाते से साल भर में 20 लाख रुपए से अगर का कैश निकलता है अलग अलग किस्तों में भी, तो भी उसके ऊपर कोई एक इनकम टैक्स लग जाता है या जुर्माना लग जाता है, कुछ ऐसा है। सरकार ने नोटों के ऊपर तरह तरह की रोक लगा कर रखी हुई है। 2000 के नोट बंद कर दिए गए हैं, महज 500 रुपए के नोट चल रहे हैं। तो आखिर ठग और जालसाज अपना इतना पैसा क्या करते हैं, कहाँ से लाते हैं? लाते तो जाहिर तौर पे लोगों से लूट कर लाते हैं, लेकिन और भी कई तरह से लाते हैं। जैसे छत्तीसगढ़ से ही एक महादेव ऐप नाम से एक सट्टा कारोबार चल रहा था, जिसके बारे में केंद्र सरकार की एजेंसियों का कहना है कि उसमें दसियों हजार करोड़ रुपए की अफरा तफरी हुई है, लोगों को लूटा गया है, ठगा गया है। छोटे छोटे गरीब लोगों के बैंक खाते जो हैं उनको किराए पे लिया गया, उनके खाते के नंबर देके उसमें सट्टे की बोली लगाने वाले लोगों का पैसा जमा किया गया। उससे कुछ ऐसी कंपनियों को वो पैसा भेजा गया जो बंद हो चुकी हैं, जिनका कोई कारोबार नहीं है। ऐसे खातों को खच्चर कारोबार कहते हैं। खच्चर यानी जिसके पीठ पे बोझ लाद कर चला जाता है। म्यूल अकाउंट्स, खच्चर अकाउंट, खच्चर खाते। तो ऐसे खातों में पैसा डाला जाता है, उसके बाद वो पैसा हवाला के रास्ते किसी तरह देश के बाहर चले जाता है। आप ला भी नहीं सकते हैं उसको। इससे जुड़ी हुई नहीं, इससे बिल्कुल एक अलग खबर मैं आपको बतला रहा हूँ कि दुबई में जितने तरह की प्रॉपर्टी बिक रही हैं आज, तमाम प्रॉपर्टियाँ, उनके बारे में एक अंदाज है कि उनमें से 50% प्रॉपर्टीज इंडियन खरीद रहे हैं। ऐसा एक अंदाज कल आया है। और भारत सरकार की सबसे खतरनाक, सबसे कड़क जांच एजेंसी ईडी ने ये जांच चालू की है। दुबई में प्रॉपर्टी खरीदने वाले लोग जो हैं हिंदुस्तानी, उनके पास ये पैसा कहाँ से आया है। जो छत्तीसगढ़ का महादेव सट्टा ऐप है, इसका जो सरगना बतलाया जाता है, छत्तीसगढ़ का एक आम कस्बे जैसे शहर का रहने वाला जो है वो दुबई में बैठकर इस कारोबार को अभी भी चला रहा है। उसको गिरफ्तार होने के बाद भी यहाँ क्यों नहीं लाया जा पा रहा है, या गिरफ्तार हुआ ही नहीं, अफवाह उड़ रही है, मैं नहीं जानता। लेकिन ये पैसा जाता कैसे है देश के बाहर? पहले तो ये पैसा लोगों के खाते में आता कैसे है? ठगी की, जालसाजी की जो रकम रहती है उसके लिए कुछ खातों को किराए पे लिया जाता है। अलग अलग जांच एजेंसियां बताती हैं कि ठेले वाले, खोमचे वाले, छोटे छोटे दुकानदार, मजदूर, मनरेगा में काम करने वाले, ऐसे लोगों के खातों में एकाएक पैसा बरसने लगता है। 25-50 लाख रुपए रोज आने लगता है, एक बार में आने लगता है, और उसी रफ्तार से निकाला भी जाता है। इन खातों को इस्तेमाल किया जाता है एक रेलवे प्लेटफॉर्म की तरह। ट्रेन इधर से आई, इधर चली गई, प्लेटफॉर्म का कुछ नहीं रह गया। ऐसा लोगों के खाते किराए में लेकर उनमें जालसाज ये पैसा इधर से उधर करते हैं। मैं ये बात इसलिए भी कह रहा हूँ कि मेरे आपके सरीखे बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जिनको पैसों की ज़रूरत हो,
और हमारे पास कोई ये लेकर आए ऑफ़र कि आपके खाते का हम इस्तेमाल करेंगे और आपको 5% पैसा देंगे उसका। मेरे कुछ एक दोस्तों के पास ऐसे ऑफ़र पहुँचे थे इधर उधर से कि आपके खातों का हम इस्तेमाल करेंगे, 5% पैसा छोड़ के 95% पैसा आप निकाल के हमको दे देना। अब सवाल ये उठता है कि जो ऐसे छोटे छोटे गरीब लोगों के खाते जो हैं जिनमें करोड़ों रुपया आया गया, उनका क्या होगा? क्या उनको भी गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया जाएगा और कई बरसों की सुनवाई के बाद में अगर होगा तो वो छूट पाएंगे बेकसूर? क्या होगा उनका, गरीब लोगों का? ये एक मुद्दा रहा। लेकिन मैं एक दूसरे मुद्दे पे भी आना चाहता हूँ इससे जुड़ा हुआ। ये खबर भी बड़ी दिलचस्प है आज। ये खबर है कि साइबर जुर्म से जो करीब 5,000 करोड़ रुपया हिंदुस्तान में ठगों ने, जालसाज ने जो जुटाया, उसको हांगकांग और चीन भेजा गया, ऐसी खबर है। चीन का नाम पहले भी बहुत बार आते रहा है कि चीनी लोन एप्लीकेशन लोगों के मोबाइल पे डाल देते हैं, उससे आसानी से कर्ज देते हैं, वसूली करने के लिए लोगों को ब्लैकमेल करते हैं, उनके फ़ोन पे पूरा कब्जा कर लेते हैं, उससे निजी फ़ोटो निकाल कर उनके फ़ोन बुक के लोगों को भेजते हैं और ब्लैकमेल करके अंधाधुंध पैसा लेते हैं। ये एक बात थी। लेकिन ये दूसरी बात है कि ठग जितना पैसा जुटाते हैं यहाँ पे, ठगी, जालसाजी, डिजिटल अरेस्ट से, ऐसा 5,000 करोड़ रुपया हांगकांग और चीन भेजा गया। अब ये कैसे भेजा गया होगा ये पैसा? भारत सरकार तो एक एक रुपए पर नज़र रखती है। बैंक जो हैं उसके नियम बहुत कड़े रहते हैं। कैसे गया ये पैसा बाहर, 5,000 करोड़ रुपया? आज के एक अखबार की खबर है, ये गुजरात से भास्कर ने ये न्यूज़ छापी है, बड़ी दिलचस्प खबर है। भास्कर का कहना है कि गुजरात के कांडला और मुद्रा पोर्ट से ये 5,000 करोड़ रुपया करीब जो है ये दूसरे देशों में भेज दिया गया। और जो मुजरिम थे, साइबर मुजरिम यहाँ के, उन्होंने इस पैसे को बाहर भेजने के लिए एक ऐसे नेटवर्क की मदद ली जिसने 200 से ज़्यादा कंपनियां खड़ी की, फर्जी कंपनियां। पता नहीं कैसे ऐसे कंपनियां कोई बना सकते हैं, कैसे चला सकते हैं। सरकार के नियम बहुत ही कड़े हैं, कैसे होता है मुझको नहीं मालूम। 200 से ज़्यादा कंपनियां खड़ी की और इस पैसे को बाहर भेज दिया गया। कैसे भेजा गया, इसका बड़ा दिलचस्प मामला है, बतलाता हूँ आपको मैं। जो लोग थे जालसाज, उन्होंने किसी सफाई कर्मी के नाम पे, किसी चपरासी के नाम पे ये कंपनियां बना ली थी। इन लोगों से दस्तखत ले लिए थे, इनके आधार कार्ड, दूसरी चीज़ें इस्तेमाल कर लिए थे। और इन्होंने क्या किया, ये बड़ी दिलचस्प बात है। गुजरात के कांडला और मुंद्रा पोर्ट, ये दो पोर्ट का नाम लिखा है अखबार ने, बड़ा अखबार है, मेरा मानना है कि ये जानकारी सही होगी, दोनों पोर्ट का इन्वॉल्वमेंट सही होगा और ईडी के हवाले से अखबार ने खबर छापी है, तो मेरा मानना है इससे ज़्यादा पुष्टि किसी अखबार की और नहीं हो सकती है। ईडी ने कहा कि एक पुनीत माहेश्वरी और एक आशीष कक्कड़, इनमें से बड़ा दिलचस्प है। आप देखिए, पुनीत माहेश्वरी नाम से मुझको लगता है कि एक मारवाड़ी बनिया नाम है उसका, उर्फ उसका दूसरा नाम लिखा गया है उर्फ जॉन। बड़ा दिलचस्प है तो बनिया बिरादरी का, लेकिन उसका उपनाम है जॉन। और दूसरा आशीष कक्कड़, ये नाम मुझको पंजाबी नाम लगता है, लेकिन इसका नाम है दूसरा उर्फ पाब्लो। तो एक मारवाड़ी एक पंजाबी, इन्होंने अपने नाम, इनको जिस नाम से बुलाया जाता है, कहा जाता है, वो है जॉन और पाब्लो। बड़ी दिलचस्प बात है। इन्होंने क्या किया ये देखिए ध्यान से। गुजरात के मुंद्रा और कांडला जैसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन, आपको ध्यान है ना, ये गुजरात में ऐसे 2 स्पेशल इकोनॉमिक जोन बने हैं। पता नहीं क्यों मुझको ऐसा ध्यान पड़ रहा है कि मुंद्रा पोर्ट जो है ये शायद अडानी का है, मुझको ठीक से नहीं मालूम है, शायद अडानी का है मुंद्रा पोर्ट। स्पेशल इकोनॉमिक जोन, विशेष आर्थिक क्षेत्र, उसके माध्यम से मैं नहीं जानता कि यहाँ पे, आपको ध्यान होगा कुछ साल पहले
20,000 करोड़ रुपए का नशा भी पकड़ाया था इसी पोर्ट पर, बंदरगाह में। क्या था मुझको ठीक से मालूम नहीं है, ऐसा कुछ समाचार आया था, आपने पढ़ा होगा। अभी हुआ यह है कि ये जो 2 पोर्ट हैं, एक मुंद्रा और एक कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र, यहाँ से गुलाब का तेल और सौर पैनल मशीनरी जैसे सामान इंपोर्ट किए गए। इस SEZ से यहाँ पर इंपोर्ट किए गए। और कैसे इंपोर्ट किए? जितने दाम का वो था उससे सैकड़ों हजारों गुना ज़्यादा रेट पे उसका भुगतान किया गया। जो सामान आया उसका उतना रेट ही नहीं था। जैसे मान लीजिए मैं एक टूथपेस्ट इंपोर्ट करूं वहाँ से और उसके एवज में 40 लाख रुपया पेमेंट कर दूं कि ये 40 लाख में मैंने ये टूथपेस्ट खरीदा है, कुछ उस किस्म का था ये। यहाँ टूथपेस्ट नहीं है, यहाँ गुलाब के तेल और सौर पैनल मशीनरी जैसे सामान का इंपोर्ट किया। अब तेल गुलाब का आ रहा है कि गुलाब जल आ रहा है, क्या आ रहा है मुझको नहीं मालूम। ईडी का कहना है, मैं तो ईडी की बात को दोहरा रहा हूं, उन्होंने कहा इसके बदले आरोपियों ने भारी पेमेंट किया, बहुत बड़ा, और पैसे को विदेश ले जाके वहां छुपा लिया। इसके बाद अब दिलचस्प कहानी सुनिए। इसके बाद गुजरात के इन 2 SEZ में जो सामान इंपोर्ट किया गया था, उसके बाद इन्हीं सामानों को फिर एक्सपोर्ट कर दिया। आप समझिए, अब मैंने एक टूथपेस्ट बाहर से बुलाया, उसका 40 लाख रुपया भुगतान किया। इसके बाद उसी टूथपेस्ट को मैंने एक्सपोर्ट कर दिया। ईडी का कहना है, मेरा कहना नहीं है, कि उस एक्सपोर्ट करने का कोई दाम नहीं मिला इन कंपनियों को। जिसको मैंने 40 लाख में खरीदा उसको एक्सपोर्ट कर दिया टूथपेस्ट को, उसका मुझको कोई दाम नहीं मिला। और ईडी का कहना है कि इसी एक सामान को कई बार इंपोर्ट किया गया। अब आप दिलचस्प तरीका देखिए पैसे को विदेश भेजने का। जो मेरे शहर से, आपके शहर से, हर शहर से किसी को डिजिटल अरेस्ट करके, कहीं महादेव सट्टे का पैसा, कहीं ब्लैकमेल करके, कहीं किसी और तरीके से ठगी करके, कहीं CBI बनकर, कहीं कस्टम बनकर, कहीं ईडी बनकर जो पैसा ठगा गया, उस पैसे को बाहर भेजने के लिए उसी सामान को कई बार इंपोर्ट किया। कहाँ से? गुजरात के कांडला और मुंद्रा एयरपोर्ट से कई बार इंपोर्ट किया। और जब एक्सपोर्ट किया उस सामान को तो पैसा नहीं आया कुछ भी। उसी सामान को फिर इंपोर्ट किया, फिर पेमेंट कर दिया। ऐसा करके जुर्म का पैसा हिंदुस्तान के बाहर ले जाया गया। कैसा सुंदर तरीका है ये कि मैं एक सामान बुला लूं, एक साबुन बुला लूं बाहर से, 20 लाख रुपया पेमेंट कर दूं, फिर उस साबुन को एक्सपोर्ट कर दूं, उसका 2 रुपया भी मुझको न मिले, फिर उसी साबुन को मैं इंपोर्ट करूं, फिर 20 लाख रुपया पेमेंट कर दूं। ऐसा गुलाब का तेल इन्होंने इंपोर्ट किया है। एक ही शीशी चलती होगी, आती जाती रहती होगी, और जब आती होगी तो उसके एवज में करोड़ों रुपया जाता होगा। 5,000 करोड़ रुपया। ये 5,000 करोड़ तो वो है जो ईडी ने पकड़ लिया है। अभी जो ईडी की पकड़ में नहीं आया होगा, ऐसा बहुत सारा और होगा। मेरा थोड़ा व्यापार की और आर्थिक कानूनों की समझ बड़ी सीमित है। मैं कभी गया भी नहीं हूँ ये मुंद्रा और कांडला जैसे पोर्ट देखने के लिए, तो मुझको ठीक से नहीं मालूम है। लेकिन ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन को छांट के यहीं से क्यों ऐसी जालसाजी की गई बार बार? क्या होते हैं ये SEZ? कौन सी कंपनियां हैं जो ऐसे पोर्ट चलाती हैं? आप ज़्यादा जानते होंगे, मैं तो नहीं जानता हूँ। पता नहीं क्यों मुंद्रा को लेकर किसी एक कंपनी का नाम मुझको याद आ रहा था। किसी ने कहीं कहा था कि कोई अडानी की कंपनी है, ये क्या है पता नहीं है कि नहीं है, मैं नहीं जानता। ईडी के समाचार में और भास्कर का जो समाचार है इसमें नाम मुझको अडानी का नहीं दिख रहा है, SEZ का दिख रहा है नाम मुझको। जो भी कंपनी होगी, हो सकता है और कोई और कंपनी हो। मेरी तोहमत किसी एक कंपनी पे नहीं है, लेकिन जुर्म के पैसे को बाहर भीतर भीतर बाहर कर करके बाहर भेज देना। 5,000 करोड़ रुपया का करीब चले गया देश के बाहर।
और समाचार कहता है कि ये भारत के बाहर के बसे हुए देश जो हैं उन्होंने ऐसी जालसाज वेबसाइट बनाई थी, मोबाइल ऐप बनाए थे, दूसरे देशों से वहाँ की कंपनियों ने इनको बनाया था, हिंदुस्तानियों को लूटा जा रहा था। कई लोग तो शर्म के मारे रिपोर्ट भी नहीं लिखाते होंगे कि कैसे रिपोर्ट लिखाएं। एक लड़की ने कपड़े उतारे, हमको लूट लिया, मोबाइल फ़ोन पर, सामने नहीं, कमरे में आके कोई लड़की कपड़े नहीं उतारती, मोबाइल फ़ोन पर उतारने का नाटक करती है। उसके बाकी कपड़े उतरे हुए देखने के लिए हमारे सरीखे मर्द जो हैं ये अपने कपड़े उतारने पे उतावले हो जाते हैं। जब इसकी रिकॉर्डिंग हो जाती है तो फिर एक एक पाई जो है वो ब्लैकमेलर नोच लेते हैं, निचोड़ लेते हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि पूरे हिंदुस्तान में साइबर ठगी जो चल रही है, बहुत बड़ा कारोबार है ये। दुनिया के दूसरे कुछ देशों में आया है ये कि ये दुनिया का चौथे नंबर का या पांचवें नंबर का सबसे बड़ा धंधा बन गया है साइबर फ्रॉड। कुछ दूसरे देशों के बारे में आया है, हिंदुस्तान के बारे में अभी नहीं आया है कि हिंदुस्तान में साइबर फ्रॉड और साइबर क्राइम जो है इसकी कमाई किस नंबर के कारोबार में आती है। हो सकता है पहला स्टील में आती हो, दूसरा शेयर बाजार में आता हो, तीसरा सीमेंट में आता हो सकता है ऐसा हो। देखना पड़ेगा कि साइबर क्राइम का पैसा जो है कमाई देश भर की वो किस नंबर पे आती है, कितना बड़ा कारोबार हो गया है। लेकिन ऐसे कारोबार का पैसा देश के बाहर जब एक बार चले जाता है तो उसके वापस आने की संभावना शून्य हो जाती है, वो पैसा नहीं लौटता है वापस। मुजरिम ही नहीं लौटते हैं। आपने देखा होगा कितने लोग देश छोड़ छोड़ के चले गए। नाम आपको याद है ना, कोई एक माल्या नाम का शराब कारोबारी है बेंगलोर वगैरह का, तो राज्यसभा भी चले गया था। वो हीरे के ऐसे कान के पहनता है अंगूठी, और हीरा कितना हाथों में कहीं पहनता है, वो ब्रिटेन में बसा हुआ है, सरकार कुछ नहीं कर पा रही है उसका। एक कोई ललित मोदी नाम का है क्रिकेट से जुड़ा हुआ, वो भी वहाँ बसा हुआ है ब्रिटेन में लंबे समय से। एक कोई और है नीरव मोदी नाम का है, डायमंड वगैरह का ट्रेडर है, वो भी वहाँ बसा हुआ है। ये बैंकों को बड़ा बड़ा चूना लगाकर ये लोग वहाँ चले गए हैं। तो ये हो सकता है कि चूना लगाकर पैसे को ऐसे ही किसी पोर्ट से, बंदरगाह से, किसी एक्सपोर्ट इंपोर्ट के नाम पर इन्होंने बाहर भेजा होगा। आखिर हवाला रैकेट चलता कैसे है? यहाँ से हिंदुस्तान से कई लोग परिवार सहित अमेरिका घूमने जाते हैं या यूरोप घूमने जाते हैं, पूरा पैसा लेके नहीं जाते हैं, उस पैसे को हवाला कर देते हैं, हवाला ऑपरेटर को दे देते हैं, और लंदन में उनको उतने पाउंड ला देते हैं या अमेरिका में उतने डॉलर ला देते हैं। ऐसा बंधा बंधाया कारोबार है। तो ये जो पैसा रहता है, ऐसा ही पैसा देश के बाहर जाता है, बाहर से भीतर आता है। बाहर गए हुए लोगों को डॉलर और पाउंड मिल जाते हैं। लेकिन मैं देख रहा हूं कि जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए गए हैं, जिनमें कारोबारियों को कई विशेष अधिकार दिए गए हैं, कई तरह की छूट दी गई है। SEZ क्या होता है, आप थोड़ा चैट GPT पर या मेटा पर जाकर सर्च कीजिएगा कि व्हाट आर SEZ इन इंडिया, तो शायद मेरे से ज़्यादा जानकारी आपको पल भर में मिल जाएगी कि ये SEZ सरकार ने, किस सरकार ने, कब बनाए, क्यों बनाए, कौन कौन से कारोबारी इसको चलाते हैं। ये भी देखिएगा कि SEZ नारकोटिक्स कि कितना नशा पकड़ाया, क्या कार्रवाई हुई, उसके बाद में इसको भी सर्च कीजिएगा। तो फिलहाल हमारे से, आपसे, हमारे जान पहचान के लोगों से, हमारे इलाके के लोगों से जो साइबर ठगी चल रही है रात दिन, उसका करीब करीब 5,000 करोड़ रुपया जो है स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेज की बिजनेस फ्रेंडली सहूलियतों का दुरुपयोग करके विदेश भेज दिया गया। बिजनेस फ्रेंडली सहूलियत क्या है मैं नहीं जानता। मैं तो मेरे शहर में देखता हूं, सड़क किनारे एक महिला चाय की गुमटी लगा रही है 30 साल से, उसको हटाने का नोटिस दे दिया गया है। 30 साल से चाय बेच रही है एक महिला, बुजुर्ग 30 साल से बेच रही है, बुजुर्ग हो गई होगी, बुजुर्ग महिला है, उसको गुमटी हटाने का नोटिस दे दिया गया है। मैं नहीं जानता बिजनेस फ्रेंडली सहूलियत क्या होती है। बड़े लोगों को मिलती होगी ऐसी सहूलियतें,
हर सरकार में मिलती होगी। कांग्रेस के मनमोहन सिंह जो है वो उदार नीतियों के, उदार अर्थव्यवस्था के जनक माने जाते हैं कि उन्हीं के समय वित्त मंत्री रहते हुए उन्होंने ही नरसिम्हा राव की सरकार के समय उदार अर्थव्यवस्था लागू की थी हिंदुस्तान में, जिसकी वजह से हिंदुस्तान की बड़ी तरक्की हुई। हो सकता है कि तरक्की के आंकड़े देश के औसत आंकड़े हों, जिनमें अडानी अंबानी के आंकड़े जो हैं वो और मनरेगा के मजदूर के आंकड़े मिल के बनते हों, लेकिन ये क्या है सेज? कौन लोग चलाते हैं इसको? कैसा बिजनेस फ्रेंडली सहूलियत है वहाँ पे? कैसे लोग हैं 20,000 करोड़ रुपए का नशा वहाँ इंपोर्ट करते हैं? कैसे लोग हैं जो 5,000 करोड़ रुपया का वहाँ से बाहर न्यारा वारा कर दिया, जिन्होंने देश के बाहर भेज दिया गुलाब के तेल के नाम पर? ये तो सरकार को इन्होंने फूल और अप्रैल फूल बना दिया ऐसा लग रहा है। अगर सरकार को पता नहीं होगा इनका, तो इस लोकतंत्र को अप्रैल फूल बना दिया गुलाब के फूल के तेल के नाम पर। लोगों से लूटा गया ठगी, जालसाजी, साइबर क्राइम का 5,000 करोड़ रुपया इन 2 पोर्ट से गुजरात के हैं। नाम है इनका, क्या नाम है? मुंद्रा और कांडला जैसा SEZ, विशेष आर्थिक क्षेत्र। यहाँ से देश के बाहर चले गया। आपको जरूर सर्च करना चाहिए कि ये क्या हैं ये दोनों SEZ, कौन कंपनियां इनको चलाती हैं, कैसे यहाँ से बाहर चले जाता है। मेरी जानकारी कम है, मुझसे आपको पूरी जानकारी नहीं मिल पाएगी। मैं केवल आपके सामने एक क्लू देकर जा रहा हूँ कि इनको सर्च जरूर कीजिएगा। SEZ, मुंद्रा और कांडला, इसको सर्च कीजिएगा। और ये भी सर्च कीजिएगा ईडी ने ये कहा है, और पैसा देश के बाहर 200 कंपनियों का जाल बिछाकर इस पैसे को बाहर भेज दिया गया। जो लुट गए हैं हिंदुस्तान में साइबर ठगी में, जालसाजी में जो लुट गए हैं, उनका पैसा 5,000 करोड़ तो जा चुका है बाहर। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ, जांच एजेंसियां जितने का जुर्म पकड़ पाती हैं, ध्यान से सुनिएगा, जांच एजेंसियां, टैक्स एजेंसियां जितने का जुर्म पकड़ पाती हैं, वो कभी भी 1, 2, 5% से ज़्यादा नहीं रहता। अगर 5,000 करोड़ रुपया देश के बाहर जाने का ये मामला पकड़ाया है SEZ के मार्फत, बिजनेस फ्रेंडली सहूलियतों का इस्तेमाल करते हुए SEZ की मुहैया कराई गई, तो आप मान लीजिए कि ये 5,000 करोड़ रुपया जो है, ये कुल जालसाजी धोखाधड़ी का देश के बाहर जाने वाले पैसे का 5% से ऊपर नहीं होगा। मेरा गणित बड़ा कमज़ोर है। 5,000 रुपया अगर 5% है तो टोटल कितना होगा, उतने शून्य मैं नहीं गिन पाता हूँ, आप गिनिएगा। फिलहाल अगर आपको मेरी ये बात ठीक लगती है, ध्यान देने लायक लगती है, आपको लगता है कि हमको जानकारी रहनी चाहिए कि सरकार की किस किस योजना का, मुझको अभी ठीक से ये भी नहीं मालूम है ये SEZ शुरू कब हुए थे, किस सरकार ने किए थे, और किस सरकार ने किन कंपनियों को ये SEZ दिए थे, वो कंपनियां वहाँ से क्या कमा खा रही हैं। एक वक्त था जब सारे बंदरगाह और पोर्ट जो हैं सरकार के खुद के होते थे। अब पिछले बहुत से सालों से ये निजी होते चले जा रहे हैं, कई तो एयरपोर्ट निजी हो गए हैं, तो मुझको नहीं मालूम है निजी सहूलियतों का, बिजनेस फ्रेंडली सहूलियत, उसका बेजा इस्तेमाल कैसे होता है। आपको अगर मेरी बात ये सोचने पे थोड़ा सा भी मजबूर करती है, तो आप हमारे इस YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, इसके लिंक दोस्तों को भी भेजिएगा। आखिर मैं, आप, हम में से ऐसे कितने लोग हैं जिनके आसपास के कोई न कोई लोग, उनके शहर के कोई न कोई लोग साइबर जालसाजी ठगी में, साइबर जुर्म में लुटे हुए न हों। सोच के देखिएगा। इस चर्चा से लोगों को इसको भेजने से हो सकता है कि वो ठगाने से बच जाएं, हो सकता है उनको लगे कि अरे पैसा तेजी से बाहर जा रहा है, वापस नहीं मिल पाएगा। चलते चलते सलाह और क्या दूं, इससे बड़ी सलाह, कभी मोबाइल फ़ोन पर आने वाले किसी दूसरे देश से आने वाले कॉल को
+91 हिंदुस्तान का नंबर है। इससे परे जो नंबर आए उसको बहुत सावधानी से उठाइए और सोच लीजिए कि ये जालसाज हो सकता है, कोई धोखेबाज हो सकते हैं, ये दूसरे देश में बैठे हुए भी हो सकते हैं। मुझको दिन में औसतन 4 से 5 कॉल जालसाज लोगों के आते हैं। कोई मेरे सिम कार्ड को ब्लॉक करने की बात कहते हैं, कोई मेरे क्रेडिट कार्ड को ब्लॉक करने की बात कहते हैं, जो मेरे पास आज तक नहीं है क्रेडिट कार्ड, उसको ब्लॉक करने की चेतावनी देते हैं। कोई मुझको कहते हैं मेरे नाम से एक पार्सल आया है, उसमें नारकोटिक्स निकला है और उसका नारकोटिक्स ब्यूरो जांच कर रही है और उसके इंस्पेक्टर से बात कीजिए। ऐसा भी होता है, वीडियो कॉल पे उसको बदलने की कोशिश करते हैं, तो मैं उनको गालियां दे के बंद करता हूं, कॉल को काटता हूं। कोई भी ऐसे वीडियो कॉल, ऑडियो कॉल जो अनजाने नंबर से, देश के बाहर के नंबर से आते हैं, अगर आपका देश के बाहर कोई बहुत ज़्यादा टेलीफोन कॉल्स का, मैसेज का लेना देना नहीं है तो बिल्कुल सावधान होके ही उठाइए। मान के चलिए कि ये कोई जालसाज है, मान के चलिए कि आपके बच्चों के बारे में झूठी बात बतला सकते हैं कि उनका एक्सीडेंट हो गया है, वो पकड़ा गए हैं, गिरफ्तार हुए हैं, इतना पैसा इस खाते में भेजो। कभी मत भेजिएगा। कभी आप OTP किसी अनजान व्यक्ति को मत बतलाइएगा। बैंक से जो आते हैं, कुरियर सर्विस से आते हैं, कभी भूल के मत बताइएगा। कुरियर सर्विस के नाम पे आपसे OTP मांगा जाता है सामान डिलीवरी के नाम पर। बहुत सोच समझ के कीजिएगा आपने सामान ऑर्डर किया है या नहीं। साइबर सावधानी ही अकेली बचत है। एक बार साइबर जुर्म के शिकार होने के बाद आपके पैसे वापस मिलने की संभावना लगभग 0 रहती है। अपराधी जरूर हो सकता है पकड़ में आ जाए, लेकिन जो पैसा चीन और हांगकांग जा चुका है 5,000 करोड़, इसके अपराधी यहाँ पकड़ में भी आएंगे तो क्या हो जाएगा। और ये अपराधी भी रोज नंबर बदलते हैं, रोज लोकेशन बदलते हैं, खुद भी बाहर चले जाते हैं। हमारा छत्तीसगढ़ का एक सबसे चर्चित व्यक्ति सौरभ चंद्राकर नाम का दुबई में बसा हुआ है, दसियों हजार करोड़ का महादेव सट्टा चला रहा है। सरकार नहीं पकड़ पाई, न केंद्र की सरकार न राज्य की सरकार। आसान नहीं रहता है, इसलिए साइबर सावधानी ही अकेली बचत है, ये ध्यान रखिएगा। बस, फिर मिलेंगे।